हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया एकदम। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 कल हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, जिसका लास्ट टॉपिक था सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन, जो कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है 3 चैप्टर तक, तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और बढ़िया चैप्टर नंबर 4, समतल में गति। क्या नाम है चैप्टर का? समतल में गति। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि हम सभी चैप्टर्स में स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो समतल में गति का पहले हम अर्थ समझेंगे कि समतल में गति का मतलब क्या है। ठीक है, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का एक नया चैप्टर नंबर 4। आप भी हेडिंग डालें चैप्टर नंबर 4, समतल में गति। सबसे पहले ये जो वर्ड दे रखे हैं अपने को, समतल में गति, उसका हम अर्थ समझते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले समतल में गति। सभी की नजरें सामने होगी और समझेंगे कि समतल में गति और जो लास्ट चैप्टर हमने देखा था सरल रेखा में गति, उसमें अंतर क्या है। सबसे पहले देखिए, सरल रेखा में गति मतलब कि कोई भी पार्टिकल है वो एक दिशा में ही मूव कर रहा है, चाहे से आप कोई सी भी दिशा ले लीजिए, कोई सा भी डायरेक्शन ले लीजिए। समझ में आया? सरल रेखा में गति को हम एक विमीय गति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सरल रेखा में गति या एक विमीय गति में पिंड की गति का अध्ययन करने के लिए हम एक दिशा उपयोग में लेते हैं, जिसके एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ नेगेटिव। ठीक है, समतल में गति में पिंड का गति जो होगी उसका अध्ययन करने के लिए हमें दो दिशाओं की क्या होगी? आवश्यकता होगी। इसीलिए जो पिंड की गति होगी वो किस में होगी? समतल में गति। मतलब मुख्य अंतर समझ में आया? सरल रेखा में जो गति हो रही थी या उसे एक विमीय गति भी बोल सकते हैं, उसमें केवल एक दिशा की आवश्यकता थी। समतल में गति जो पिंड करेगा उसके लिए हमें दो दिशाओं की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम इसमें बेसिक जो है, जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, जब हमें चैप्टर का पता ही नहीं होगा समतल में गति क्या है, कितनी डायरेक्शंस की आवश्यकता होगी, हमें वो ही नहीं पता होगा, तो हम आगे क्या बढ़ेंगे? एग्री हो? चलो आगे चलते हैं। तो समतल में गति के बारे में हम लिखते हैं सबसे पहले, देखिए, सरल रेखा में गति या एक विमीय गति में पिंड की गति का अध्ययन करने के लिए पिंड की गति का अध्ययन करने के लिए पिंड की गति का अध्ययन करने के लिए कितनी दिशाओं की आवश्यकता होती है? एक दिशा की। पिंड की गति का अध्ययन करने के लिए एक दिशा या डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। एक दिशा की आवश्यकता होती है। ये जरूरी है लिखना या समझना। क्यों? अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4, किसी ने भी पूछ लिया भाई आप फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, आपने बोला समतल में गति, वो पूछ रहा है कि लास्ट चैप्टर क्या था, आपने बोला सरल रेखा में गति, और आपसे पूछ रहे दोनों में अंतर बताइए। अब आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो सरल रेखा में गति में हम जितनी भी अध्ययन किया है उसमें केवल हमने एक डायरेक्शन का यूज किया है, जबकि समतल में जो गति हो रही है उसमें कितनी डायरेक्शन होंगी? दो होंगी। तो सरल रेखा में गति या एक विमीय गति में पिंड की गति का अध्ययन करने के लिए एक दिशा की आवश्यकता होती है, जबकि समतल में पिंड की गति का अध्ययन करने के लिए पिंड की गति का अध्ययन
करने के लिए कितनी दिशाओं की आवश्यकता होती है? 2 दिशाओं की। पिंड की गति का अध्ययन करने के लिए 2 दिशाओं की आवश्यकता होती है। 2 दिशाओं की आवश्यकता होती है। 2 दिशाओं की हमारे पास क्या होती है? आवश्यकता होती है। समझ में आया? अब देखिए, सरल रेखा में गति का हमने अध्ययन किया, जिसमें एक विमीय गति भी हम बोल सकते हैं। उसमें पिंड की एक डायरेक्शन, अब मान लीजिए एक्स अक्ष है, एक डायरेक्शन हमने ले ली। अब इसके विपरीत दिशा में क्या होगा? यदि ये ओरिजिन मानूं मैं तो ये क्या हो जाएगा? -x। समझ में आ गया? ये कौन सी गति है? एक विमीय गति। कौन सी गति है ये? एक विमीय गति, जो कि मैंने लिखा दिया है। एक दिशा की आवश्यकता होती है जिसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक हो जाता है। द्विविमीय गति में क्या होगा? या समतल में गति में क्या होगा? 2 डायरेक्शन होंगी, एक यदि एक्स अक्ष है तो दूसरी वाई होगी। ये है, हम इसका अध्ययन करेंगे पूरे चैप्टर में, समतल में गति, जिसमें विशेष सदिशों का उपयोग होगा। तो ये तो थी हमारे पास समतल में गति का बेसिक इंट्रोडक्शन। यहां से अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? मिटा दें? चलिए, तो ये जो थी, ये तो था हमारे चैप्टर के नाम का अर्थ कि क्या है समतल में गति। अब हम पढ़ते हैं दिशाओं के आधार पर कितनी भौतिक राशियां होती हैं, वो हम पढ़ते हैं। देखिए, हेडिंग डालेंगे दिशा के आधार पर भौतिक राशियां। दिशा के आधार पर भौतिक राशियां। देखिए, दिशा के आधार पर आपने पहले भी पढ़ रखा है कितने प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। तो हम क्या लिखेंगे? दिशा के आधार पर 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। कौन कौन सी बोलिए? एक तो अदिश राशि और दूसरी सदिश राशि। ठीक है, लिखते हैं हम। ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। मुख्यतः 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। मुख्यतः 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। कौन कौन सी है? हम उनका नाम लिखते हैं। पहला कौन सी है? अदिश राशि। पहली कौन सी राशि है? अदिश राशि। और दूसरी अपने पास कौन सी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि। तो ये तो रही हमारी भौतिक राशियों के प्रकार दिशा के आधार पर, जो कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो दिशा के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की होगी। पहली है अदिश राशि, दूसरी है सदिश राशि। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। कर दिया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अदिश राशि क्या है। अब देखिए, नाम पर जाएंगे पहले हम, फिर हम उसके काम पर जाएंगे। अदिश राशि, नाम देखिए, अदिश मतलब ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा तो होगी ही नहीं। अदिश, दिशा के आगे ए लग गया, मतलब उसमें दिशा तो है ही नहीं। फिर क्या है? ओनली उसमें परिमाण है। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा का बोध नहीं होता है, केवल मात्र
परिमाण का बोध होता है अदिश राशियां कहलाती हैं। नाम से पहचानेंगे, अदिश राशि मतलब अदिश मतलब जिसमें कोई दिशा का लेना देना ही नहीं है, केवल परिमाण का ही लेना देना है। समझ में आ गया। अब हम इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। पहला पॉइंट लिखेंगे हम, अदिश राशि वह राशि होती है, एक लाइन में यदि आपको डेफिनेशन देनी हो तो आप ये लिखेंगे, अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें केवल मात्र परिमाण का बोध होता है, केवल मात्र परिमाण का बोध होता है। यदि आपको एक नंबर में पूछे पर्सन की अदिश राशियां और सदिश राशि उनकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे, अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें केवल मात्र परिमाण होगा, वो क्या होंगी, अदिश राशियां। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं हम, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण का बोध होता है, केवल परिमाण का बोध होता है, दिशा का नहीं होता, केवल परिमाण का बोध होता है, दिशा का बोध नहीं होता है, दिशा का बोध नहीं होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। कौन सी राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती है। कौन सी राशियां कहलाती हैं, बोलिए, अदिश राशियां कहलाती हैं। दोबारा देखेंगे, अदिश राशि वह राशि होती है, पहला पॉइंट, जिसमें केवल मात्र परिमाण होगा। ये आपको माइंड में फिट करना पड़ेगा कि जब नाम से आप समझ जाएंगे, अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं है, फिर है क्या, केवल मात्र परिमाण, मतलब वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण का बोध होगा, दिशा का बोध नहीं होगा, क्या कहलाएंगी, अदिश राशियां कहलाएंगी। अर्थात हम इनको क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि एक फॉर्मूले के रूप में मैं लिखना चाहूं तो अदिश राशि इज इक्वल टू क्या है, बोलिए, केवल परिमाण है, केवल परिमाण है, दिशा है क्या इसके अंदर, तो केवल मात्र परिमाण, और परिमाण के साथ जो उसका मात्रक है यानी उचित मात्रक। यदि आपको डेफिनेशन याद नहीं होती है तो आप यह भी याद रखेंगे कि अदिश राशि का मतलब क्या है, केवल परिमाण और उसका उचित मात्रक क्या कहलाएगा, अदिश राशि कहलाएगा। तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। पहला क्या है, अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें केवल मात्र परिमाण का बोध होता है, ये याद ही रखना है। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण का बोध होता है, दिशा का बोध नहीं होता, मतलब दिशा का कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल परिमाण चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए कितना है। जैसे द्रव्यमान है 5 किलो है, उसकी हमें दिशा से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमें तो केवल 5 किलो चाहिए, तो 5 किलो मिल गया, दिशा का कोई मतलब नहीं है, तो वो अदिश राशि है। और अदिश राशि का मतलब क्या हुआ, फिर परिमाण प्लस का उसका उचित मात्रक। जैसे द्रव्यमान, आप गए किसी भी शॉप पर गए, आपने बोला कि हमें 5 किलो चीनी चाहिए, आप ऐसे थोड़ी नहीं बोलेंगे 5 चीनी। अब द्रव्यमान एक अदिश राशि है और आपने जाकर बोला कि 5 चीनी, तो वो तो गलत हो जाएगा। परिमाण तो आपने बता दिया लेकिन उसका उचित मात्रक नहीं बताया, परिमाण के साथ उचित मात्रक भी बताएंगे। 5 किलो चीनी, किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान का उचित मात्रक। समझ में आ गया, और हम आगे बढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। तो आप 3 पॉइंट तो नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिए, चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन सी भौतिक राशियां क्या है, बोलिए, अदिश राशियां हैं। अभी अभी मैंने बताया, चौथा पॉइंट लिखिए, अभी अभी मैंने बताया, एक एग्जाम्पल लिया द्रव्यमान का। द्रव्यमान के साथ आप दूरी भी ले सकते हैं।
आप आयतन भी ले सकते हैं, घनत्व भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ताप भी ले सकते हैं, और भी कई अदिश राशियां हैं जैसे द्रव्यमान है, दूरी, आयतन, ठीक है, घनत्व, ताप, कार्य भी क्या है, एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी क्या है, एक अदिश राशि है, और विद्युत धारा भी एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा भी एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। इसकी भी बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, विद्युत धारा के बारे में भी। तो ये हो गई आपकी अदिश राशियां, कौन कौन सी, द्रव्यमान हो चुकी है, दूरी हो चुका है, आयतन हो चुका है, घनत्व, ताप, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा। अब देखिए आप गए, ये द्रव्यमान का मैंने आपको बता दिया। आप कहाँ से आ रहे हैं, कोई शहर से आ रहे हैं गांव की ओर, और आपके पास गांव आए तो आपने किसी व्यक्ति को पूछा, या आपसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप कितने किलोमीटर से आ रहे हैं, तो आपने बताया 20। परिमाण आपने बता दिया, उसका उचित मात्रक ही नहीं बताया। अब दूरी का उचित मात्रक यदि 1 किलोमीटर में पूछ रहा है तो किलोमीटर में देंगे, तो उचित मात्रक तो बोला, आपने बोल दिया 20। अब 20 क्या है, 20 तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने अदिश राशि का फॉर्मूला लिखा है, परिमाण प्लस उचित मात्रक। समझ में आ गया। तो ये है क्या, इसके एग्जाम्पल। अब 5वां पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट देखेंगे। 5वां पॉइंट क्या है, ये तो समझ में आ गया आपको, जो फॉर्मूला लिखाया था उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया कि द्रव्यमान, दूरी, आयतन, घनत्व, तो परिमाण लिखना क्यों आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए यदि हम एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक पॉइंट लिखा देता हूं कि अदिश का जो योग है, अदिश का योग यानी जोड़, अदिश का योग भी उसी प्रकार होता है, अदिश का योग भी उसी प्रकार होता है जिस प्रकार सामान्य बीजगणित में होता है, जिस प्रकार सामान्य बीज गणित में होता है। जोड़ देख लीजिए और व्यवकलन देख लीजिए, यानी बाकी भी देख लीजिए, इसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार से सामान्य बीजगणित में होते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं, आपके पास कोई आयत है, क्या है, आयत है, ये ABCD, ये आयत है, इसकी एक भुजा है 10 मीटर और दूसरी है 20 मीटर, मतलब लंबाई 10 है, चौड़ाई 20 है। मेरे को इसका चाहिए परिमाप, तो परिमाप आप जानते हैं आयत का 2 गुणा लंबाई प्लस का चौड़ाई। अब इसकी लेंथ कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 20, तो कितना हो गया 60 मीटर हो गया। कितनी हो गई 60 मीटर। अब देखो 10 मीटर और 20 मीटर, ये तो 10 और 20 तो क्या है, परिमाण हैं, मीटर क्या है, उनके उचित मात्रक हैं, मतलब दोनों कैसी राशि हैं, अदिश राशि। अदिश राशियों का योग किया, 60 क्या है परिमाण, मीटर क्या है उचित मात्रक, मतलब अदिश राशि का योग करने पर जो रिजल्ट मिला परिमाप, वो भी क्या हुआ, अदिश ही मिला। और इस प्रकार से जो हम सामान्य बीजगणित में योग करते हैं, घटाते हैं, उसी प्रकार से अदिश राशियों में भी घटाव या जोड़ सामान्य बीजगणित से ही होता है। समझ में आ गया है क्या, कोई दिक्कत है आपको, नहीं होनी चाहिए। तो ये तो है हमारे पास अदिश राशि। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सदिश राशि, तो आप यहां तक पहले नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो थी देखो अदिश राशि, इसकी मैंने परिभाषा भी बताई। क्या थी परिभाषा, अदिश राशि जिसमें केवल मात्र क्या होता है, मात्रक होता है, केवल मात्र क्या होता है, मात्रक होता है, क्या कहलाती है हमारे पास, अदिश राशि कहलाती है। यदि उसकी पूरी डेफिनेशन देंगे तो जिसमें केवल परिमाण का ही बोध होगा, दिशा का नहीं होगा, अदिश राशि क्या, लिखने का सूत्र बताया, एग्जाम्पल के थ्रू उसको भी समझाया मैंने, और लास्ट में हमने इसका जो व्यवकलन है या जोड़ है वो किस प्रकार होता है, सामान्य बीजगणित के अनुसार होता है। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरी इंपोर्टेंट राशि,
कौन सी बोलिए? सदिश राशि। अब सदिश राशि क्या है इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिखते हैं, पहले मैं समझा देता हूं। सदिश, सदिश मतलब अब की बार जो भौतिक राशि आएगी वो दिशा के सहित आएगी, दिशा के साथ आएगी। मतलब जो भौतिक राशि आई उसकी परिमाण तो होगा ही होगा, लेकिन इस बार दिशा भी आ जाएगी, लेकिन इस बार दिशा भी आ जाएगी। समझ में आ गया? एदिश जिसमें दिशा नहीं है, सदिश जिसमें दिशा है। समझ में आ गया? परिमाण तो होगा ही होगा। तो क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन में? ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण तो होगा ही होगा, जिसमें परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है, दिशा का भी बोध होता है या ज्ञान होता है, दिशा का भी बोध होता है। कौन सी राशि कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ इस बार डायरेक्शन भी होगी, क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा। यदि मैं इसको पहला पॉइंट मानूं तो दूसरा क्या आएगा? देखो, सदिश राशि क्या क्या होगा इस बार? परिमाण तो होगा ही होगा, उसका उचित मात्रक भी होगा, लेकिन इस बार क्या जुड़ जाएगा नया? दिशा प्लस उचित मात्रक, दिशा प्लस उचित मात्रक, परिमाण प्लस दिशा प्लस उचित मात्रक। जैसे तीसरा पॉइंट, यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, हमारे पास बल है, बल देखेंगे, बल क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। वेग है, हमारे पास क्या है? त्वरण है, और आदि कई सदिश राशियां होती है, खूब सारी दे रखी हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखिए, बल है, मान लीजिए कोई पिंड है जिस पर मैं F इज इक्वल टू लगा रहा हूं 5 न्यूटन आई कैप, 5 न्यूटन आई कैप फोर्स लगा रहा हूं किसी पिंड पर। 5 क्या है? परिमाण। आई कैप यानी आई कैप किसका एकांक सदिश है? एक्स अक्ष का। आगे पढ़ेंगे, जस्ट इससे आगे यही पढ़ने वाले हैं, अभी आप याद रखेंगे। चलिए याद न रखें, आई कैप को यहां याद रखेंगे कि आई कैप किसका एकांक सदिश है? एक्स अक्ष का। मतलब आई कैप जहां आ जाएगा वो किसको व्यक्त करेगा? एक्स अक्ष को। आगे इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। आपके लिए नया है तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा। आई कैप अभी फिलहाल के लिए याद रख लीजिए, कौन सी दिशा को बता रहा है? एक्स दिशा को। तो 5 परिमाण, दिशा एक्स अक्ष, न्यूटन मात्रक। समझ में आ गया? वेग, अब वेग तो आपने पढ़ लिया है ना। वेग मान लीजिए कितना है, कोई भी पार्टिकल उसका 5 मीटर प्रति सेकेंड, किधर? वही मान लीजिए आई कैप। आई कैप का मतलब बता दिया, एक्स दिशा को बता रहा है, तो दिशा एक्स आ गई, 5 परिमाण आ गया, मीटर प्रति सेकेंड क्या आ गया? इसका उचित मात्रक आ गया है। तो ये है हमारे पास कौन सी राशि? बोलिए, सदिश राशि। ऐसी भौतिक राशि जिसके अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होगा, क्या कहलाएगी? सदिश राशि कहलाएगी। सदिश राशि परिमाण प्लस दिशा प्लस उचित मात्रक होता है। बल, वेग, त्वरण और आदि कई अनेक राशियां हैं जो सदिश राशियां होती हैं। अब इन राशियों से एक और राशि हमारे पास व्युत्पन्न होती है जिसे प्रदिश राशियां कहते हैं। कुछ राशियां सदिश होंगी, कुछ अदिश होंगी, जो बच जाएंगी वो प्रदिश होंगी। अब प्रदिश राशि के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए आगे चलते हैं। अब आप नोट के अंदर कुछ पॉइंट लिखेंगे। देखो, कोई भी राशि है, यदि उसकी दिशा भी है, परिमाण भी है, ठीक है ना,
उसकी दिशा भी है, उसका परिमाण भी है, तो आप क्या बोलेंगे? उसको सदिश राशि बोलेंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं है। किसी भी भौतिक राशि की दिशा, परिमाण या उचित मात्रक होने पर जरूरी नहीं है कि वो जो भौतिक राशि है वो कैसी राशि हो? सदिश राशि हो। सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी भौतिक राशि है, वो दिशा भी है उसकी, उसका परिमाण भी है, उसका उचित मात्रक भी है, तो आप क्या बोलेंगे कि यह एक सदिश राशि है? जी नहीं, इसका उल्टा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सदिश राशि हो, वह अदिश राशि भी हो सकती है। तो मैं क्या लिखेंगे? देखिए मेरे साथ साथ लिखेंगे, यदि किसी भौतिक राशि की दिशा भी हो, उसके साथ साथ क्या हो? परिमाण भी हो, और उचित मात्रक भी हो, तो वह भौतिक राशि जरूरी नहीं है, वह भौतिक राशि आवश्यक नहीं कि सदिश राशि ही हो, आवश्यक नहीं कि सदिश राशि ही हो। नोट लगाएंगे। अब मैं इस कथन से क्या कहना चाहता हूं, कथन समझ में आया होगा। मैं कह रहा हूं कि आपको मैंने कोई राशि दी और आपने जब उसको चेक किया तो उसका परिमाण भी था, उसका उचित मात्रक भी था, साथ ही उसके साथ डायरेक्शन भी थी। तो आपने देखा कि सदिश जो राशि होती है उसका फॉर्मूला होता है परिमाण प्लस दिशा प्लस उचित मात्रक, तीनों है यहां पर। तो आप उसको कौन सी राशि देंगे? सदिश राशि। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये तीनों उपस्थित होने के बावजूद भी कोई राशि ऐसी है जो सदिश हो। तो नोट में क्या लिखेंगे? जैसे विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, जबकि विद्युत धारा की देखिए डायरेक्शन भी होगी, उसका परिमाण भी होगा, उसका मात्रक भी होगा, फिर भी वह अदिश राशि क्यों है? क्योंकि वह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। अब सदिश योग के नियमों में कौन कौन से नियम आते हैं? 2 नियम हैं आपके, अभी याद रखेंगे, आगे पढ़ेंगे हम इनको, डिटेल से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। सदिश योग के नियम मतलब कि पहला आता है त्रिभुज का नियम, त्रिभुज सदिश त्रिभुज के योग का नियम। दूसरा आता है समांतर चतुर्भुज के योग का नियम। समझ में आएगा? त्रिभुज के सदिश योग का नियम और दूसरा आता है समांतर चतुर्भुज के योग का नियम। 2 नियम है हमारे पास, वो पढ़ेंगे। तो धारा क्या होती है कि उसकी दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, मात्रक भी होता है, लेकिन वह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। अब सदिश योग का नियम हम आगे पढ़ेंगे, तब दोबारा चर्चा कर लेंगे विद्युत धारा की। अतः सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए वह कौन सी राशि है? बोलिए, अदिश राशि है। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा यदि मैं आपको बताना चाहूं कि मान लीजिए यहां पर इसे परिपथ में 5 एम्पियर धारा बह रही है और इसमें बह रही है 2 एम्पियर और यह आगे जा रही है, तो इस बिंदु पर कितनी होनी चाहिए? 7 एम्पियर होनी चाहिए, लेकिन यह 7 नहीं होती है, कुछ अलग होती है। मतलब इसमें योग के नियमों का पालन ही नहीं हुआ, चाहे वो त्रिभुज का ले लीजिए, समांतर चतुर्भुज का ले लीजिए। अतः यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए है कौन सी राशि है? अदिश राशि। इसीलिए आप नोट में लिखेंगे या आप सदिश राशि है उस परिभाषा में भी इसको ऐड कर सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण तो होता ही है, लेकिन उसमें सदिश योग का नियमों का पालन भी आवश्यक होता है। इसलिए वहां नहीं लिखना चाहते हैं तो मैं यहां पर लिखा देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? समझ में आ गया? तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी भौतिक राशि की यदि आपके पास डायरेक्शन भी हो, उसका परिमाण भी हो, तो वह सदिश राशि होगी।
देख लिया आपने विद्युत धारा। तो आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है सदिश राशि में सदिश योग के नियमों की पालना आवश्यक है। सदिश योग के नियमों की पालना आवश्यक है, मतलब पालन करना। आप इसको सदिश जो राशि है उसकी परिभाषा में भी ऐड कर सकते हैं। अब सदिश योग के नियम दो है, बता दिया मैंने। त्रिभुज के सदिश योग का नियम, इसको भी हम पढ़ेंगे। त्रिभुज के सदिश योग का नियम, और दूसरा है हमारे पास समांतर चतुर्भुज के योग का नियम। समांतर चतुर्भुज के योग का नियम। ठीक है जी, अब कहानी क्लियर हो रही है। अदिश राशि आपके समझ में आ गई, सदिश राशि समझ में आ गई, अंतर समझ में आया। सदिश राशि आप ये नहीं दिशा देख ली, परिमाण देख लिया, बोल दिया आंख बंद करके सदिश राशि है, नहीं, इनका पालन भी होना चाहिए तभी वह सदिश राशि होगी। अब हमारे पास अंतिम डेफिनेशन है आज के लेक्चर की, प्रदिश राशियां। ये कौन सी राशि आगे मैंने बता दिया, कुछ राशि अदिश कुछ सदिश, जो बच गई जो प्रदिश। अब प्रदिश क्या है पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम प्रदिश पढ़ते हैं। कर लिया नोट? चलिए, देखिए तीसरी हमारे पास भौतिक राशि है प्रदिश राशि। मुख्यतः भौतिक राशियां दो ही प्रकार की होती है, याद रखेंगे, कहीं आप तीन प्रकार की कर दें, अदिश सदिश और प्रदिश। प्रदिश अलग है। तो प्रदिश राशि क्या कहलाती है, वे भौतिक राशियां जो ना तो सदिश होती है और ना ही अदिश होती है। वे भौतिक राशियां जो ना तो सदिश होंगी और ना ही अदिश होंगी क्या कहलाती हैं, प्रदिश राशियां कहलाती हैं। प्रदिश राशियां कहलाती है। वे भौतिक राशियां जो ना तो सदिश हैं ना ही अदिश हैं, प्रदिश राशियां कहलाती हैं। अर्थात क्या लिखेंगे हम, इन राशियों की कोई दिशा नहीं होती है, इन राशियों की कोई दिशा नहीं होती है, कोई विशेष दिशा नहीं होती है, फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब कोई दिशा नहीं होती है, मतलब डायरेक्शन इनकी फिक्स नहीं है। तो देखो ये है इसकी डेफिनेशन, वे भौतिक राशियां जो ना तो अदिश है और ना ही सदिश है क्या कहलाती हैं, प्रदिश राशियां कहलाती है। इन राशियों की कोई दिशा नहीं होती है, परंतु अब इन राशियों की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इनका जो परिमाण है, परंतु इनका परिमाण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। ये हो गई आपकी प्रदिश राशि। पहले याद रखेंगे यह ना तो अदिश है ना सदिश है, प्रदिश राशि है। ठीक है, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसका जो परिमाण है जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी परिमाण चेंज होगा, बस इसकी ये खास बात है। जैसे एग्जाम्पल, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है जड़त्व आघूर्ण, जो कि आप पढ़ेंगे आगे, जिसको आई से डिनोट करते हैं, जड़त्व आघूर्ण आई, और एक होता है प्रतिबल, ये भी आप आगे पढ़ेंगे, अभी तक अभी यहां पर आपको याद ही रखना है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण और प्रतिबल।
तो ये हो गई आपकी भौतिक राशि। दिशा के आधार पर मुख्यतः दो, सदिश अदिश मैंने डिटेल से बताया, प्रदिश राशि भी करा दी। अब एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, सदिशों को लिखने का तरीका, किस प्रकार से सदिशों को लिखा जाता है वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो आप इसको यहां तक नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? मिटा दे? चलिए अब आप हेडिंग डालेंगे सदिशों को लिखने का तरीका, फिर हम आगे चलते हैं कि भाई सदिश, कोई भी राशि सदिश है तो उसको लिखेंगे कैसे। छोटा सा टॉपिक है, सदिशों को लिखने का तरीका। सदिशों को लिखने का तरीका। देखिए सदिशों को किस प्रकार लिखा जाता है, उसके लिखने का मैं तरीका बताऊं। पहले क्या होता था कि कोई भी सदिश राशि जैसे वी थी तो उसको मोटा करके लिखा जाता था, उसके वी को, मतलब इस प्रकार से। कैसे? इस प्रकार से, ये मोटा कर दिया इस वी को, ऐसे लिखा जाता था वी को। लेकिन आप जब पेन से चलाओगे ना, अब मार्कर से मैंने देखो बार बार इसको किया हूं तब ये मोटा हुआ है, मोटा दिखा है आपको। जब आप पेन से करोगे तो आप इसको बार बार फेरेंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसीलिए इसको परिवर्तित करके वी को तो ऐसे कैसे रख दिया और इसके ऊपर ये वेक्टर का निशान लगा दिया। ये जो वेक्टर है ये निरूपित करता है कि वेग एक सदिश राशि है। अब इस वेक्टर का अर्थ क्या है? ये जो डिस्टेंस है ये बताता है परिमाण। क्या बताता है? परिमाण। ये उसकी क्या है? पूंछ है। ये इसका क्या है? सिर है। समझ में आ गया क्या? मेरी बात सुनेंगे। पहले सदिश को, कोई भी सदिश राशि ले लीजिए, उसको ऐसे व्यक्त किया जाता था मोटा लिखते हुए, लेकिन फिर इसको चेंज कर दिया। सामान्यतः सदिश राशि को ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन कोई भी सदिश राशि होगी उसको व्यक्त करेगा कौन? उसका वेक्टर, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ आता है, ये चिन्ह लगा हुआ, उसको वेक्टर बोलते हैं। तो इसको क्या नाम हो जाएगा? वी वेक्टर। वेक्टर का अर्थ बता दिया। ये जो डिस्टेंस है, परिमाण, ये इसका सिर है, ये इसकी क्या है? पूंछ है। अब सदिश को लिखते कैसे हैं? सब सदिश को लिखेंगे कैसे? देखिए यदि मेरे को वेग को लिखना हो तो इसका परिमाण, परिमाण के साथ लिखते हैं सदिश। परिमाण क्या है? परम मान है। परिमाण क्या है? परम मान है। तो क्या लिखेंगे परिमाण के साथ? क्या क्या आ जाएगा बोलिए? एक तो उसका क्या आ जाएगा? खुद आ जाएगा वेग, और उसके साथ उसकी क्या आ जाएगी? डायरेक्शन आ जाएगी। उसके साथ इसकी क्या आ जाएगी? डायरेक्शन आ जाएगी। समझ में आएगा? परिमाण के साथ क्या क्या आ जाएगा? उसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी। या इसको और दूसरे तरीके से मैं आपको बताना चाहूं, देखिए पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। समझ में आया इतना? तो पहले हम ऐसे लिखते थे, फिर इसको इसमें चेंज किया। चेंज में क्या हुआ? केवल इसके ऊपर एक वेक्टर लगाना पड़ा। वेक्टर का अर्थ ये है। अब देखिए यदि मैं इसके अलग तरीके से आपको बताना चाहूं तो देखिए v है, कोई भी सदिश राशि ले लीजिए। मान लीजिए कोई सदिश राशि मैं a ले रहा हूं, तो जो a वेक्टर ये जो होता है साइडों में, ये तो हो गया a कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसे पता चला? इसके ऊपर वेक्टर से पता चला। पहचान करना आ गया सदिश राशि का, जिसके ऊपर भी वेक्टर होगा। मान लीजिए ये कोई राशि है, क्या ये सदिश राशि है? नहीं, इसके ऊपर वेक्टर नहीं है। इसके ऊपर वेक्टर है, ये सदिश राशि। इसका मतलब क्या है कि a जो भौतिक राशि है, क्या है? इसका परिमाण है। इसका क्या है? परिमाण है। ऐसे लिखेंगे तो वो किसको बताएगा? केवल परिमाण को बताएगा। किसको बताएगा? यदि साइडों में इसके दो डंडे हैं आपकी भाषा में, तो वो किसको बताएगा? परिमाण को बताएगा। यदि ए के ऊपर कैप लग गया तो ये किसको बताएगा? जो हमारे पास सदिश राशि है उसकी दिशा को बताएगा। अब सदिश राशि है तो दिशा तो चाहिए ही। सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करता है। समझ में आया? सबसे पहला, जैसे ही वेक्टर लग गया तो पहचान हो गई कि वह भौतिक राशि सदिश राशि है। क्लियर है? जैसे उसके साइडों में दो डंडे लगे तो आपको पता चल गया ये सदिश राशि का परिमाण है। जैसे ही उसके ऊपर एक टोपी लगी तो आपको पता चल गया कि यह सदिश राशि की दिशा को व्यक्त कर रहा है। ये सदिश राशि की दिशा को व्यक्त कर रहा है। अब किसी भी सदिश को लिखते कैसे हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू उसका परिमाण लिखते हैं, साथ में उसकी
दिशा लिखते हैं। ये है सदिश राशि को लिखने का तरीका। देखिए दोबारा कोई सदिश राशि ली मैंने ए, यहां पर दोबारा से मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाएगा। यहीं पर कोई सदिश राशि मैंने ले ली ए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप बता सकते हैं ये सदिश राशि है या अदिश राशि? तो आपको नहीं पता ये कौन सी राशि है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया, आप तुरंत से बोले कि ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। वेक्टर का अर्थ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर क्या लगाया, इस प्रकार से बनाया, तो आपने बोला कि ये जो भौतिक राशि ए है उसका क्या है, ये परिमाण है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक टोपी पहनाई, तो आप बोले कि ये जो भौतिक राशि ए है, ये जो कैप है ना, कैप, ये उसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है? दिशा को व्यक्त कर रहा है। अतः फिर मैंने फाइनली इसको लिखने का तरीका बताया। किसी भी सदिश को कैसे लिखेंगे हम? सदिश का क्या लिखेंगे? परिमाण लिखेंगे। तो परिमाण कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से, और साथ में उसकी क्या लिखेंगे? दिशा लिखेंगे। ये है सदिश को लिखने का तरीका। तो उम्मीद करता हूं आपको लिखने का तरीका भी समझ। 3 चीजें याद रखनी है। जैसे ही वेक्टर लगा तुरंत बोल देंगे कि सदिश राशि है। वेक्टर नहीं है तो सदिश राशि भी नहीं है। जैसे ही वेक्टर लगा, पहली बात, जैसे ही वेक्टर लगा सदिश राशि। जैसे ही उसके ऊपर 2 डंडे लगे साइडों में, परिमाण। जैसे ही कैप लगा तो समझ जाना सदिश राशि की दिशा को व्यक्त कर रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, ये बातें आपके लिए कॉमन होती जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा देखो, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो स्टूडेंट पढ़ाई शुरू नहीं की है उनको आप प्रेरित करें कि आप भी अपना पढ़ाई स्टार्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर, नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।